हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 जिसका नाम है वैद्युत धारा। इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आप बुक उठाकर देख लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के पेपर में विद्युत धारा चैप्टर से ही आते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आपने चैप्टर 1 के क्वेश्चन बताए, चैप्टर 2 के बताए, अब चैप्टर 3 के बताओ। तो टेंशन मत लो मेरे स्टूडेंट, जब तक मैं आपको टॉपर नहीं बना देता मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। चैप्टर 3 ही नहीं, चैप्टर 4, 5, 6 जो भी हैं सबको मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिर्फ आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं। तो आप लोगों को भी मुझे सपोर्ट करना है, बस इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि हम ऐसे ही मैराथन क्लासेज आपको प्रोवाइड करा सकें। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के वैद्युत धारा चैप्टर, पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और ये फिजिक्स का एक मैराथन क्लास होगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा उसको चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में भैया। तो बस इतना पढ़ लो विद्युत धारा चैप्टर से, आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। तो ऐसे ही मैं वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करके पूरी तैयारी में आपका करवाने वाला हूं। और आप लोग कहेंगे सर चैप्टर 1 चैप्टर 2 कहां गया, तो देखिए उसके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब इस वीडियो में हम विद्युत धारा चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सबको पढ़ेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, विद्युत धारा चैप्टर में हमने देखा है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अपवाह वेग हो गया, ओम का नियम हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, किरचॉफ का नियम, सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। टेंशन मत लो। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि अपवाह वेग क्या होता है। देखो इसी को ही हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो इसको किससे डिनोट करेंगे? वीडी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आप लोग कहेंगे सर चैप्टर का नाम तो विद्युत धारा है, आपने धारा के बारे में नहीं बताया। तो देखिए विद्युत धारा पूरे चैप्टर को मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, उसको पढ़ लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोग सर्च कीजिए विद्युत धारा फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर। तो विद्युत धारा है क्या, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, I = Q/T। आवेश प्रवाह की समय दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। कुछ है ही नहीं उसमें, छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ना, हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे अब, वो मैं आपको पूरे फिजिक्स के लघु उत्तरीय प्रश्नों में बता चुका हूं। अब हम उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। ठीक है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अपवाह वेग क्या होता है, देखो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से गति करने लगता है। यानी कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हम करते हैं, चालक क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। ठीक है, तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से गति से करने लगते हैं, मतलब गति करने लगते हैं इतने वेग से लगभग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। जैसे हम लोग भाई चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारा भी कुछ ना कुछ चाल या वेग होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम दौड़ते हैं। ठीक है, कुछ km/h के अकॉर्डिंग। वैसे ही जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे वो इलेक्ट्रॉन भैया चलने लगते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो एक चित्र में छोटा सा समझाता हूं। ये एक चालक है। अब चालक वो होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। चालक में जैसे आपने लोहा ले लिया भैया, ये भी एक चालक है। लोहा में अगर आप थोड़ा सा करंट छुआएंगे तार को तो उसमें भी करंट निकलेगा। ठीक है, करंट लगता है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो इस भैया इस चालक में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये है आपका चालक,
ये जो मैंने लिया है ये चालक है। चालक के अंदर होते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन अभी मैंने इस चालक में धारा प्रवाहित नहीं किया है। अब जैसे ही देखो हम इस चालक में, मान लीजिए यही चालक है और इसमें प्रवाहित करते हैं हम लोग धारा, करंट प्रवाहित करते हैं, तब देखो क्या होगा भैया। देखो यहां पे आपका चालक तो ऐसे ही रहेगा, चालक है, ठीक है। ऐसे चालक हो गया आपका, थोड़ा छोटा बड़ा बन गया होगा, उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये चल रहे हैं, देखो ये किसी वेग से ये लोग ऐसे चल रहे हैं। ये जिस वेग से चलेंगे जब धारा प्रवाहित करेंगे उसी को हम लोग कहेंगे VD, यानी कि अपवाह वेग। तो समझ में आया, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग लगभग 10 के पावर 4 मीटर प्रति सेकंड से गति करने लगता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। सिंपल सा है, कोई चालक है उसमें हमने धारा प्रवाहित किया तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नियत सूक्ष्म वेग से चलेंगे, उसको ही हम अपवाह वेग कहेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनों के वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब भैया धारा बह रही है, आपसे कोई पूछे धारा और अपवाह वेग में क्या संबंध होता है, तो एक फॉर्मूला होता है I NEAVD। ये रिलेशन होता है धारा और अपवाह वेग में। अब आप लोग कहेंगे सर जी I क्या है, तो I तो आपको पता है धारा है, N क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। जो भी मैं बताता हूं प्योरली बताता हूं, बाद के लिए नहीं छोड़ते कुछ भी, ठीक है। कल किसने देखा है, जो करना है आज करो, आज में रहकर करो, ठीक है। प्रेजेंट में I है धारा, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, जब धारा बह रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन है जो वेग से चल रहे हैं, तो N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो इसमें जब धारा बही तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। ए क्या है, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ऐसे लिख दीजिएगा, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये आपका ए है, ठीक है। ए एरिया वैसे भी होता है, आपको पता होगा। वीडी क्या है, ये है भैया अपवाह वेग, या इसी को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। ध्यान दीजिएगा दोनों सेम ही है, अपवाह वेग, अनुगमन वेग, ठीक है, दोनों एक ही हैं। तो यही होता है हमारा अपवाह वेग और यही होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि धारा और अपवाह वेग में संबंध। I NEAVD, I है धारा, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A है तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और VD है अपवाह वेग या अनुगमन वेग। भाई बहुत ही डीपली मैं आपको समझाता हूं, अब नहीं समझ में आएगा तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से समझा करो और भैया इस वीडियो को आप लोग आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा लाइक आएगा उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट चैप्टर का भी मैराथन क्लास लेकर आऊंगा। सब आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि कोई भी काम अगर कोई करता है, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आपका भी एक टारगेट है, हाँ मुझे कुछ बनना है, तो हम अगर क्लासेज आपको देते हैं तो हमारा भी टारगेट है कि अच्छे खासे लाइक्स आएंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो हम और भी अच्छी अच्छी क्लासेस लाएंगे। दूसरा टॉपिक देखो, दूसरा टॉपिक है ओम का नियम क्या है, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, देखो ओम का नियम लिखिए भैया। ओम का नियम कोई नया टॉपिक नहीं है, हाई स्कूल में जब आप थे आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ। सिंपल सा है, देखो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। मतलब अगर कोई चालक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे टेम्परेचर में हम कोई परिवर्तन ना करें तो उसके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर V होगा तथा उसमें बहने वाली जो धारा I होगी उसी का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक के बराबर होगा और वही नियतांक हमारा प्रतिरोध होगा, ठीक है। अभी देखना, यदि वैद्युत धारा V
और धारा I हो तो ओम के नियमानुसार क्या बताया गया है कि V अपान I जो होता है वैद्युत विभव और धारा का अनुपात वो एक नियतांक के बराबर होता है। किसके बराबर? नियतांक, एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो हम लेंगे वो क्या लेंगे? तो V अपान I इक्वल टू हम लोग ले लेंगे क्या? R। ये नियतांक जो है वो R होता है। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला क्या निकल कर आया? देखो V इक्वल टू क्या आया? R है, ये I है, इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो V इक्वल टू I R। ये आपका हो गया भैया ओम का नियम का ये फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ नहीं है इसमें। देखो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो V होगा और उसमें बहने वाली धारा जो I होगी, इसका जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होगा। ये नियतांक R होगा। यहां पे नियतांक जो है हमारा वही है वैद्युत प्रतिरोध। ये क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। तो अगर आपसे कोई प्रतिरोध पूछे तो भी आप लिख सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध है ये। ठीक है, यही है ओम का नियम और यही है ओम के नियम का फॉर्मूला V इक्वल टू I R। बस सिंपल सा था। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं प्रीवियस ईयर पेपर उठाता हूं, उसमें से क्वेश्चंस को सर्च करता हूं आपके लिए और सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत प्रतिरोध, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। देखो, वैद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? ऐसे क्वेश्चन आता है भाई, वैद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं या वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। तो कुछ है नहीं, अभी हमने ओम का नियम पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी हम परिभाषा लिख देंगे। देखो, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अभी तो मैंने बताया था वैद्युत विभव और वैद्युत धारा के ही अनुपात को हम उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू वैद्युत विभव V और धारा के अनुपात को ही हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो R इक्वल टू V अपान I हो गया। फॉर्मूला वही है, मैंने कहा ओम का नियम मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो चलो लगे हाथ हम इसको भी पढ़ा देते हैं भाई, उसी से रिलेटेड है। तो V इक्वल टू I R, यही है वैद्युत प्रतिरोध। आपसे कोई पूछे कि इसका मात्रक बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, तो मात्रक तो हम सिंपल से निकाल सकते हैं। देखो, V है विभव, विभव का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। I है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। तो वोल्ट प्रति एम्पियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। या एक और इसका मात्रक होता है ओम। ओम वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और एक ओम इक्वल टू आपसे कोई पूछे तो एक वोल्ट प्रति एम्पियर कर दीजिएगा। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। और ओम भी इसका मात्रक होता है। ओम को हम इस प्रकार से भी, साइन इसका इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऐसे कर देंगे, काम खत्म। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी विमा क्या होगी, यानी कि विद्युत प्रतिरोध की विमा। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, पहले तो मैं आपको बता दूं इसकी जो विमा होगी वो मैं डायरेक्टली बता देता हूं। पहले mL2 T के पावर -3 A के पावर -2, ये होती है विद्युत प्रतिरोध की विमा। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये आया कहां से, तो वो भी हम निकाल के दिखाएंगे आपको। देखो, R इक्वल टू होता है फॉर्मूला V अपान I, अभी हमने पढ़ा V अपान I, ये होता है फॉर्मूला प्रतिरोध का। फॉर्मूले की सहायता से हम विमा और मात्रक दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मात्रक तो मैंने आपको बता ही दिया। तो R की विमा अगर आपको निकालनी है, यहां पे R की विमा, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध की विमा अगर आपको निकालनी है तो आपको V की विमा, देखिए V की विमा क्या होती है, विभव जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया है। ठीक है, mL2 T के पावर -3 A के पावर -1, ठीक है, और अपान, देखिए ये V की विमा हो गई। I की विमा क्या होगी, I का A होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब देखो इसी को ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा, तो ये हमारा हो जाएगा mL2 T के पावर -3 A के पावर -1, और ऊपर हमारा A जाएगा तो नीचे प्लस में ऊपर -1 हो जाएगा। ठीक है, बस हमारा R की विमा आ गई। देखो R की विमा यानी कि प्रतिरोध की विमा हमारी आ गई कितना, ये आया mL2 T के पावर -3 A के पावर, देखो -1 माइनस प्लस दोनों जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह वही रहेगा, T के पावर A के पावर -2। बस यही होगा प्रतिरोध की विमा, यही तो मैंने अभी बताया था आपको। ऊपर देखिए ये mL2 T के पावर -3 A के पावर -2, बस हो गया।
ये होगी प्रतिरोध की विमा। अब यहां पे दो चीजें मैं आपको और बता दूं छोटा छोटा। देखो आपसे कभी कभी 1 माइक्रो ओम, देखिए 1 माइक्रो ओम की वैल्यू कहीं कहीं आती है भैया, 1 माइक्रो ओम, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 माइक्रो ओम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -6 ओम। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। ठीक है, कोई पूछे 1 मेगा ओम की वैल्यू कितनी होगी, 1 मेगा ओम। ठीक है, 1 एम ओम, 1 मेगा ओम। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी होगी, तो देखिए इसकी वैल्यू होती है 10 के पावर 6 ओम। ठीक है, तो अगर 1 माइक्रो ओम आता है तो 10 की पावर -6 ओम होगा, 1 मेगा ओम की वैल्यू 10 की पावर 6 प्लस में होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध, उसका मात्रक, विमा और छोटे से 2 टॉपिक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट टॉपिक। समझ में आ गया विद्युत प्रतिरोध क्या है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। देखो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो भैया इसको मैं बताता हूं, बहुत सिंपल सा है। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक की विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। अगर एक लाइन में समझें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के ही अनुपात को हम चालक की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी और धारा घनत्व जो J होगा, उसी के अनुपात को हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहेंगे। तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल टू क्या होगा, रो इक्वल टू होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व को हम लोग J से लिखते हैं, तो इसी के अनुपात को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। या इसका एक और फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा जल्दी से। रो इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है RA अपान L, RA अपान L। अब आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे R क्या है, तो प्रतिरोध है भैया, A क्या है, क्षेत्रफल है, L क्या है, चालक की लंबाई है, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। देखो पहला फॉर्मूला है जो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J के अनुपात को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और दूसरा फॉर्मूला रो इक्वल टू RA अपान L होता है, जहां R है प्रतिरोध, A है क्षेत्रफल, L है लंबाई। ठीक, अब आपसे कोई पूछे भैया इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक आप खुद ही निकाल लीजिए। देखो कैसे निकालोगे, समझिए बहुत ध्यान से। इस फॉर्मूले से हम मात्रक निकाल लेंगे। देखो ये ओम है, आर का मात्रक ओम होता है प्रतिरोध का, ए आपका एरिया है। ठीक है, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आप सभी को पता होगा कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो देखो इसको निकाल लेते हैं, अभी समझना। रो इक्वल टू आर का मात्रक होगा ओम और एरिया का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और अपान एल का मात्रक होगा ओ मीटर। ठीक है, लंबाई है भैया, मीटर होगा, तो ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है। इस मीटर को इस 2 से कट कर देते हैं, बचा क्या, रो का जो मात्रक आया वो आया ओम मीटर। क्या आया, ओम मीटर, ये आया, और यही होगा इसका मात्रक। देखो मात्रक क्या होगा इसका, ओम मीटर। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने निकाल दिया है, ओम मीटर। ठीक है, या ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, छोटे वर्ड्स में ओम सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा मात्रक। बीमा भी मैं बता देता हूं भाई, लगे हाथ, बीमा क्या होगा, तो बीमा जो होगा इसका, देखो आर की बीमा रख देना, ए की रख देना, एल का तो जानते ही हैं, इसकी बीमा रख दोगे तो आपका फाइनली आएगा ML3 T के पावर -3 A के पावर -2। देखिए ये आपको निकालना है। अभी मैंने R की बीमा आपको बताई, A की बीमा होती है L के ऊपर स्क्वायर, और इस L की बीमा L होगी, तो खुद ही निकाल लो ना, सिंपल सा है, आ जाएगा यही। ठीक, अब मात्रक MKS पद्धति में अगर आप लिखें, MKS पद्धति में अगर आप मात्रक लिखें तो वो भी मैं बता देता हूं। MKS पद्धति में मात्रक,
ठीक है। तो MKS पद्धति में अगर हम मात्रक लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से समझना। इसका मात्रक होता है, इसी के अकॉर्डिंग निकाल लो, M से किलोग्राम हो गया, ठीक है, किलोग्राम। इस बीमा से हम MKS पद्धति में मात्रक निकाल सकते हैं। L है लंबाई, इसके ऊपर 3 लगा है तो मीटर क्यूब हो गया भाई, ठीक है। सेकंड के ऊपर -3 रखा है तो सेकंड के ऊपर -3 हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। T समय है और A है एरिया, A है I की धारा की, तो एम्पियर के ऊपर भी -2 होगा, ठीक है। बस यही MKS पद्धति में मात्रक हो जाएगा। तो बीमा पता है तो आप MKS पद्धति में मात्रक जो है बहुत ही ज्यादा इजीली निकाल सकते हैं। तो यही है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक की विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहेंगे। इसे रो से प्रदर्शित करेंगे, रो = E/J और रो = RA/L भी होता है। मात्रक हमने रख दिया, निकाल दिया, बीमा निकाल दी और MKS पद्धति में भी मात्रक बता दिया। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भैया वो है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशिष्ट चालकता। अभी हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा, उसी के ही व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो विशिष्ट चालकता क्या होता है, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ऐसे क्वेश्चन आता है। देखो विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए, इसका फॉर्मूला और इसका मात्रक लिखिए। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है जान लीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मैंने इस टॉपिक को क्यों लिया, क्योंकि अभी हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था, उसी के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, आप चैप्टर वाइज चलेंगे तो बहुत अच्छे से फिजिक्स समझ में आएगी। बीच बीच में पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फिजिक्स जो होता है वो इंटरकनेक्ट होता है एक दूसरे से। तो इसे हम लोग विशिष्ट चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा। देखो क्या कहा गया आपके डेफिनेशन में कि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ, क्या हो जाएगा 1/ρ, यही तो फॉर्मूला होगा। विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहां पे ρ है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। अब आप लोग कहेंगे सर जी मात्रक क्या होगा, और जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, टॉपर स्टूडेंट, वो शायद मात्रक भी जान गए होंगे। बताओ क्या होगा। देखो आपके रो का मात्रक, जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमने अभी निकाला, ओम मीटर। तो अगर रो के जगह पर हम ओम मीटर रख दें तो हमारा सिग्मा का मात्रक आ जाएगा। अब ओम मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इसका मात्रक, या ओम मीटर इनवर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओम मीटर या ओम मीटर इनवर्स, ठीक है। ओम मीटर तो आपका उसका मात्रक हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का, ठीक है। तो यह इसका एक और मात्रक होता है हमारा मोहोमीटर इनवर्स भी बोलते हैं, मोहोमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा भैया विशिष्ट चालकता का मात्रक हो गया। बीमा भी आप लोग निकाल लीजिएगा, और इसमें निकालना क्या है, देखो अभी हमने रो की बीमा आपको बताया, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा बताई थी कि नहीं बताई थी, बताया अभी रो की बीमा, तो उसको नीचे रख देंगे। तो जैसे हम उसको ऊपर ले जाएंगे हमारा बीमा आ जाएगा। देखो यहां पे ध्यान से समझो थोड़ा सा, ये बीमा होती है हमारी ml3 t⁻³ a⁻²। ये हमारी बीमा होती है किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की। अब इसके जब हम विशिष्ट चालकता की बीमा निकालेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में हो माइनस में, क्योंकि हम क्या करेंगे यहां पे नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा बदल जाएगा ये, तो हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻³ t⁻³ a⁻²। जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। तो ये हमारा हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻³ t⁻³ और a⁻²। ये हमारी बीमा हो जाएगी विशिष्ट चालकता की।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था विशिष्ट चालकता। कुछ है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लो, काम खत्म। ठीक है, एक चीज और पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध क्या होता है। देखो, विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध, एक छोटा सा हेडिंग रहेगा यहां पे, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व, धारा घनत्व में संबंध, में संबंध। ठीक है, तो ये इसमें रिलेशन क्या होता है ये प्रूव करने को भी आता है, और शायद मैंने आपको पहले भी इसको प्रूव करवा दिया है। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, देखिए विशिष्ट चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, और धारा घनत्व को जे से डिनोट करते हैं, तो होगा हमारा जे वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा सिग्मा इनटू ई वेक्टर। ये हमारा हो जाएगा विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। यहां पे जे है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, सिग्मा है विशिष्ट चालकता, और ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख लो, जे है धारा घनत्व, सिग्मा है विशिष्ट चालकता, और ई वेक्टर हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस काम हो गया। ये भी टॉपिक समझ में आ गया। छोटा सा टॉपिक था, कुछ था नहीं इसमें, काफी इंपॉर्टेंट था, देखने में छोटा लगे करे घाव गंभीर। ठीक है, तो भाई इंपॉर्टेंट बहुत है, भले ही छोटा सा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उसको हम देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भैया वो है किरचॉफ का नियम, और वो कुछ इस प्रकार से आता है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। इस तरह से आता है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। कोई बात नहीं, 5 नंबर हम क्लियर करेंगे। देखो, किरचॉफ जी ने 2 नियम दिए, पहला नियम दूसरा नियम। पहले नियम को हम संधि का नियम बोलते हैं, दूसरे को हम पास का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम हम पहले पढ़ेंगे भाई, फर्स्ट इज फर्स्ट। ठीक है, किरचॉफ लॉ। देखो, पहला नियम अथवा संधि का नियम, फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। ठीक है, ये हम पहले पढ़ेंगे। तो देखो, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी एक संधि पर मिलने वाली सारी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। जैसे ये एक आपका संधि है। ठीक है, अब इस पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होंगी, देखिए इस पर जितनी भी धाराएं मिलेंगी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल की सहायता से इसको बना देते हैं। ठीक है, ये आपकी धारा हो गई, यहां पे ये धारा हो गई। ठीक है, ऐसे ऐसे कई धाराएं, ये आपका संधि है ओ जो मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद में ये धाराएं हो गई, फिर उसके बाद में इधर ये धारा हो गई आपकी। ठीक है, ऐसे कई धाराएं मिलेंगी और उनका बीजगणितीय योग जो होगा भैया वो 0 होगा। ठीक है, जैसे ये धाराएं हो गई। ठीक है, ऐसे मिलने वाली किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे मान लीजिए ये है आपका I1 धारा। ठीक है, ये है आपका I2 धारा, ये है आपका I3 धारा, ये संधि जो है ये O मान लीजिए इसको, ये है आपका I4 धारा, और ये है आपका I5 धारा। ठीक है, तो कहा गया कि किसी भी संधि पर, जैसे ये आपका O संधि है, तो इस पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होंगी उनका बीजगणितीय योग 0 होगा। मतलब सिग्मा आई समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, सिग्मा जो है ये बीजगणितीय योग को प्रदर्शित करता है। तो जितनी भी धाराएं होंगी सबका बीजगणितीय योग 0 होगा। तो सिग्मा आई इक्वल टू 0, यही इसका फॉर्मूला होगा। देखो, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। तो ये आपका एक वैद्युत परिपथ है, इसमें कोई संधि है O। ठीक है, इस पर आने वाली जितनी भी धाराएं होंगी सबका बीजगणितीय योग 0 होगा। अब देखिए, कुछ धाराएं संधि की ओर जा रही हैं, कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो देखो क्या होगा, देखो जो धाराएं संधि से फंध की ओर जाएंगी, जैसे देखिए I1 I2, ठीक है, ये दोनों संधि की ओर जा रही हैं। तो जो धाराएं संधि की ओर जाएंगी उनको हम धनात्मक लेंगे, और जो धाराएं संधि से दूर जाएंगी उनको हम ऋणात्मक लेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। मतलब किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होंगी सबका बीजगणितीय योग 0 होगा। ठीक है, 0 इज 0।
तो यहां पे देखो, यदि संधि O की ओर आने वाली धाराएं क्रमशः I1 व I2 हैं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्रमशः I3, I4 व I5 हैं, तो संधि के नियम से देखो, संधि की ओर जा रही है I1, I2, संधि से दूर जा रही है I3, I4, I5, वही यहां पे लिखा है। तो संधि के नियम से इनका जो योग होगा वो 0 होगा। तो देखिए, जो धाराएं प्लस हैं, जो धाराएं संधि की ओर जा रही हैं वो धनात्मक होंगी, तो I1 प्लस I2, ये दोनों संधि की ओर जा रही है तो दोनों धनात्मक हो गई। ठीक है, अब देखिए कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, जैसे I3, सॉरी इसको माइनस मिलेंगे क्योंकि ये दूर जा रही है, I3 माइनस I4 माइनस I5, और इन सब का योग जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा किरचॉफ के नियम का, मतलब जितनी भी धाराएं हैं किसी भी संधि पर मिले हैं तो उनकी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। तो I1, I2 ये संधि की ओर जा रही थी तो इनको प्लस में हमने लिया, I3, I4, I5 संधि से दूर जा रही थी तो इसको माइनस में मैंने ले लिया। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इक्वल टू लिख सकते हैं। देखो ये जितने माइनस में भैया इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, I3 प्लस I4 और प्लस I5 ये प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब कुछ नोट पॉइंट हैं जो आपको जानना जरूरी है। देखो, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं, अभी मैंने बताया, नोट है ये। दूसरा, ये नियम जो है आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, मतलब किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। तीसरा, इस नियम को किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं, मतलब इस नियम को हम किरचॉफ का धारा नियम भी बोलते हैं, बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम समझते हैं किरचॉफ जी का। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे हम पास का नियम भी बोलते हैं, सेकेंड लॉ और मेश रूल। देखो, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे ये एक बंद पास है, ठीक है, ये एक पास है, इसमें बिंदु है A, B, C, D, E, F, ठीक है, ये बिंदु है। अब इसमें प्रतिरोध लगे हैं, जैसे एक प्रतिरोध है हमारा R1, एक प्रतिरोध है R2, एक प्रतिरोध है R3, ठीक है, और इस प्रतिरोध देखिए, इसमें बहने वाले बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले, इस पास में विद्युत वाहक बल भी है, जैसे E1 हमारा हो गया, ये पहला विद्युत वाहक बल है। ठीक है, उसके बाद में E2 हो गया, E2 ये दूसरा विद्युत वाहक बल है। ठीक है, ऐसे, तो ये हमारा E1, E2 विद्युत वाहक बल हो गया। अब देखिए इसमें धारा बहेगी भैया, क्योंकि ये पास है, इसमें धारा बहेगी, तो ये कुछ इस प्रकार से बहेगी। ठीक है, देखो इधर और ये इधर। ठीक है, ये धारा बहेगी, तो धारा कैसे बहेगी, देखो ये आपका I1 धारा बह रही है यहाँ पे। ठीक है, ये आगे आएगी ऐसे बहते हुए। ठीक है, फिर यहाँ पे I2 धारा बह रही है, देखो ये है I2। ठीक है, और ये आपका बंद पास है, जैसे देखो ये फर्स्ट बंद पास है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ये वाला क्या है, फर्स्ट बंद पास है, और ये सेकंड बंद पास है। ठीक है, फर्स्ट वाले को हम क्या लिखेंगे, ABCDA, और दूसरे को AEFBA लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहां से बंद है ABCDA, ये पहला बंद पास है, बंद पास की बात की रही तो पूरा बंद कर दिया मैंने। दूसरा AEFBA, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहां से धारा हमारी बह रही है, यहां से भी I2 धारा बहेगी, I2। ठीक, I1 धारा इसमें बह रही है, I2 धारा, मतलब ABCDA वाले बंद पास में। फिर ये आगे आएगी, ऐसे चलकर आएगी, तो यहां पे एक धारा जो है I1 और प्लस I2 दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ये धारा बह रही है। अब क्या कहा गया है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली, इसका जो प्रत्येक बंद पास है, जैसे 1, 2 दो बंद पास है। ठीक है, तो इसके विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं जो I है, और उस पास धाराओं तथा संगत प्रतिरोध, जो इसके संगत प्रतिरोध, देखो जो धारा बह रही है I, और इसके साथ जो प्रतिरोध R1, R2 है, इसके गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल, देखो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं बीजगणितीय योग I, यानी कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल जो होगा वो उसमें उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E, ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखो एक चीज और कंडीशन, जैसे देखो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे पूरे बंद पास के लिए अगर हम निकालें तो देखो I1 धारा बह रही है, इसका संगत प्रतिरोध R1 है। ठीक है, तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं I1 R1
प्लस I2 धारा बह रही है, इसका प्रतिरोध R2 है, I2 R2। ऐसे ही हम I3 R3 अगर होगा तो उसको भी लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका R3 ऐसे होगा, और ऐसे ऐसे कितना भी हो, जैसे IN RN कितना भी नंबर हो, इनका जो बीजगणितीय योग, इनका जो गुणनफल होगा धारा और संगत प्रतिरोध का, वो किसके बराबर होगा? वो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जो भी विद्युत वाहक बल होगा और ज्यादा है भैया तो ऐसे जोड़ते हुए आप चले जाइए। ठीक है, प्लस EN। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, ऐसे ही कुछ रहेगा। ठीक, कुछ नोट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, वो भी जरूरी है इसके लिए। देखो क्या है, ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, मतलब दूसरा नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। दूसरा है, इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं, इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। अगर आपसे वोल्टता नियम पूछा जाए तो भी यही लिखेंगे। अब कुछ पॉइंट है, मुख्य धारा तथा इसकी दिशा में प्रवाहित धारा का मान धनात्मक, परंतु धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा का मान हम ऋणात्मक लेते हैं। मुख्य धारा में अगर दिशा में, मुख्य धारा का मतलब क्या होगा? देखो, जैसे मान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपका सेल है, ठीक है, ये आपका धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। अगर ये आपका धन से ऋण की ओर बह रही है, ठीक है, सॉरी, अगर आपका ये ऋण से धन की ओर बह रही है तो इसको बोलते हैं मुख्य धारा। ठीक है, मुख्य धारा। ठीक है, मुख्य धारा। और अगर यही मान लीजिए दूसरा सेल है भैया, ये आपका ये है, ठीक है, और ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। अगर धारा जो है किधर बह रही है? अगर धन से ऋण की ओर बह रही है तो क्या कहा गया? देखो, मुख्य धारा तथा इसकी दिशा में प्रवाहित धारा का मान धनात्मक लेंगे। अगर ऋण से धन, यानी कि मुख्य धारा में अगर दिशा, मुख्य दिशा में धारा अगर बह रही है, मुख्य धारा, ठीक है, तो इसका मान धनात्मक लेंगे। और अगर मुख्य दिशा के विपरीत अगर धारा बह रही है तो इसका मान हम ऋणात्मक लेते हैं। ऋण से धन की ओर बह रही है, मुख्य धारा होगी, और इसके विपरीत अगर बहेगी तो इसका वैल्यू हम ऋणात्मक लेंगे। तो मुख्य धारा तथा इसकी दिशा में प्रवाहित धारा का मान धनात्मक, परंतु मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा का मान हम ऋणात्मक लेते हैं। अब देखिए, बंद पास ABCDA के लिए, देखिए दो बंद पास है, मैंने बताया था, एक है ABCDA और दूसरा है AEFVA। ठीक है, तो पहले हम ABCDA को लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो बंद पास ABCDA के लिए लूप के नियम से तो क्या कहा गया था? इसमें कौन कौन सी धारा है? I1 R1 है, I2 R2 है। ठीक है, तो कहा गया था आपसे, देखो, I1 R1 प्लस माइनस I2 R2। ठीक है, अब माइनस में मैंने क्यों लिया? देखो ध्यान से समझिए, ये जो हमारी I1 R1, जो I1 धारा है, ये मुख्य धारा पे बह रही है। देखो ये इधर जा रही है तो ये मुख्य धारा की दिशा में बह रही है। जो हमारा I2 धारा है, इसके विपरीत दिशा में ये बह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू निगेटिव लेंगे। तो I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू होगा E1 माइनस E2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बंद पास ABCDA में लूप के नियम से। ऐसे नेक्स्ट हमारा क्या होगा? देखो, नेक्स्ट हमारा है बंद पास, एक दूसरा जो बंद पास है, बंद पास दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है AEFBA में। ठीक है, देखो कहां है? AEBFA, ठीक है, या AEFVA भी आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, हमारी धारा कितनी है? I2 है यहाँ पे और R2 है। ठीक है, ये इसी बंद पास में है। और यहाँ पे क्या है? I1 प्लस I2 इंटू R3 है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, देखो I2 R2। ठीक है, जैसे देखो ये आपका I2 धारा है और संगत प्रतिरोध R2 है, इसका जो गुणनफल होगा। और यहां नीचे क्या है? I1 इंटू I2, दोनों धारा है और R3 है। तो नीचे हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखो ब्रैकेट में लिख देंगे I1 प्लस I2 इंटू R3, मतलब धारा और संगत प्रतिरोधों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो इस बंद पास में सिर्फ और सिर्फ ये विद्युत वाहक बल है E2, तो हम इक्वल टू लिख देंगे E2। बस यही हो जाएगा हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये मेन पॉइंट जो आपका है वो ए वाला है, यानी कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा IR इक्वल टू
सिग्मा ई। बस ये फिगर आपका हो गया, समझ में आ गया। तो ये आपका था किरचॉफ का नियम। आई होप कि आपको किरचॉफ के दोनों नियम अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो ये हमारा इंटरेस्टिंग क्लास है, विद्युत धारा पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ एक ही वीडियो में मैंने आपको बताया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास थी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।